Good morning, everyone. Today we are going to have a presentation on CPVC pipe conduiting. Actually, in today's life, for transferring water or water supply inside our buildings, commercial buildings or industrial, we are using CPVC pipes. And conduiting is same, giving a path through materials, CPVC or GI or MS or like UPVC. CPVC basically is known as chlorinated polyvinyl chloride, जो कि आपका पाइप के कैटेगरी के में फॉल करता है. पाइप से हमारे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं. जीआई हो गए, गैल्वनाइज्ड आयरन हो गए, जो हमारे पुराने टाइम्स में आप कभी देखोगे तो उसमें जीआई की पाइपें यूज़ करते हैं. फिर आया दौर पीवीसी का. पीवीसी में भी ग्रेडिंग आनी शुरू हो गई. ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है. उसकी शेड्यूलिंग आनी शुरू हो गई कि शेड्यूल 10 है, वो शेड्यूल 40 है, शेड्यूल 80 है. शेड्यूल मतलब उसकी थिकनेस वो होती है. अब यूपीवीसी आ गई पीवीसी के बाद. उसके अलग क्राइटेरिया हैं, फीचर्स हैं. सीपीवीसी के अलग क्राइटेरिया हैं, फीचर्स हैं. तो हम लोग आज जो अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, जो यहाँ मीडोज में बोलो या टावर 4, टावर 1, 2, 3, किसी में भी, मेलोडी ऑफ लाइफ में आप बोलो या क्लब हाउस में बोलो, कहीं पर भी जहाँ भी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली है सीपीवीसी पाइप. सीपीवीसी यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. हम लोग पहले मतलब पास्ट टाइम में हम लोग कॉपर की पाइप यूज़ करते थे पानी सप्लाई के लिए. जीआई फिर आया, यूपीवीसी हुआ, पीवीसी विच कैन बी यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई इनसाइड बिल्डिंग्स, होम्स, कमर्शियल स्पेसेस, व्हाइल वी आर यूजिंग सीपीवीसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. एक तो इसकी स्ट्रेंथ हाई है, दूसरी एक कोरोजन प्रूफ है. अब आप मान के चलो जीआई यूज़ करते हो या कॉपर यूज़ करते हो, ठीक है. कॉपर भी क्या होगा कि अगर एसिडिक मीडियम आ रहा है हमारे पाइपलाइन पे, तो वो फिर कॉपर के साथ रिएक्ट करके सल्फेट, उसका सॉल्ट तैयार करेंगे. धीरे धीरे वो डिग्रेड होगा, पंक्चर होगा, ख़राब हो गया. कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है. कॉपर अभी आपको 1300-1400 रुपये kg जा रहा है. बहुत कॉस्टली आइटम है. जीआई की भी सेम समस्या है. पानी अगर आया एसिडिक बेसिक मीडियम का है, वो फिर उसके साथ अल्कलाइन सॉल्ट बनाना शुरू करेंगे. वो धीरे धीरे ये इसके मुकाबले ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा. कॉपर आप ज़्यादा थिकनेस यूज़ नहीं कर पाओगे कॉस्टिंग की वजह से. कम शेड्यूल का हम लोग कॉपर यूज़ करेंगे. जीआई में क्या है कि उससे सस्ता है, ये ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है. लेकिन जीआई में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप पाइप्स को खोलोगे कुछ साल के बाद, जब उसकी मेंटेनेंस होती है, तो वो फिर अंदर में स्केल्स तैयार कर देते हैं. वो मेटल स्केल्स रहेंगे, वो आपको कभी कभी पानी के साथ भी आपकी टूटियों में वो दिखेंगी. जब आप नल खोल रहे हो तो उसके साथ एकदम बारीक कण, कभी उसको फिल्टर करें पता चलेगा कि हाँ ये उसी का है. यूपीवीसी पीवीसी भी आया पाइप हम लोगों का वाटर सप्लाई में. लेकिन पीवीसी में क्या थी, वो स्ट्रेंथ उतनी नहीं है. वो कुछ भी अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं या कुछ भी उस पर लोड पड़ा, वो क्रैक कर गया, फट गया, वो लीकेज शुरू, सरदर्दी एक बढ़ गई. ड्यूरेबिलिटी मतलब सोफिस्टिकेशन की बात अगर करें तो वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया. उसको मतलब गोद में लेके बैठने वाला हाल है कि उसको एकदम अच्छे से कहीं अगर हम लोग इंस्टॉल कर पा रहे हैं, कोई उतना ज़्यादा छेड़खानी नहीं है, वो चलेगा. फिर अगर जहाँ उसमें रोड क्रॉसिंग अगर हमें करवानी है, वहाँ पीवीसी डाल दिए, वो फिर फटेगा. वहाँ रोड क्रॉसिंग या तो उसकी फिर कंप्लीट उसको कवर अप कर दो, तो फिर वो एडिशनल खर्च हो गए. रिएक्टिव लेस है, मेन से ये केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होते. कोई सा भी आप पीवीसी लो, सीपीवीसी लो, यूपीवीसी लो, उसमें रिएक्शन नहीं होता. वो प्लास्टिक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा. मेटल रिएक्शन करते हैं. उसके बाद आई बात टेम्परेचर की. टेम्परेचर में अगर बात करते हैं तो एक तो आ गया हमारा यूपीवीसी. यूपीवीसी का टेम्परेचर कम रहता है, सीपीवीसी उससे ज़्यादा रहती है.
अगर हम लोग यूपीवीसी मान के चलो हॉट वाटर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, मान के चलो अगर यूपीवीसी हम लोग किसी हॉट वाटर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, वो नहीं झेल पाएगा, वो कहीं ना कहीं से फटेगा, लीक होगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर 90-93 डिग्री तक नहीं जाती। और हमारा जो घर का जो ये है गीज़र वगैरह रहता है, उसके टेम्परेचर हाई आते हैं। उसके बाद ये हो गए उसके यूजेस, मतलब वो लोग उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी जो हमारे MOL है, ये विलास हैं या टावर्स हैं, उस पर भी हम लोग अगर कॉस्ट की बात करें तो ये थोड़ा महंगा आएगा, उससे कम आएगा हमारा CPVC। UPVC थोड़ा सस्ता पड़ेगा, CPVC थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टिंग कमा सकते हैं हम लोग जहां, अगर मान के चलो हमें एप्लीकेशन क्या है, अगर हम लोग उसको हॉटलाइन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम CPVC पाइप्स के पीछे चले जाएंगे। अगर हमें केवल कोल्ड के लिए ही यूज़ करना है तो ज़रूरत नहीं है कि उतना ज़्यादा हम उसमें पैसा लगाएं, वहाँ हम लोग UPVC पाइप या PVC पाइप अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से या यूज़ के हिसाब से किस जगह पे हम लोगों को यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी हाउ टू इंस्टॉल। हम लोग जो पाइप खरीद के लाए, अपने MOL हो गए या विलास हो गए, वहाँ पे हम लोग किस हिसाब से अभी जो करंटली इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लोग झीरी मारते हैं, ग्रूव्स बनाते हैं, उसमें फिर सपोर्ट लगा के उसको इंस्टॉल कर देते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक, जो हम लोग कंसीलिंग कर रहे हैं अंदर में, उसमें जो सपोर्ट लगा रहे हैं, उसके जो हुक्स लगा रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा ज़ोर से उसको ठोक के नहीं, वो फिर ज़्यादा हथौड़ी तेज़ मारेंगे, वो फिर वहाँ से फटेगा, वो एक प्रॉब्लम आती है। तेज़ मार दिया उसको बिठाने के चक्कर में, वो ठुक गई। पाइप की लेंथ प्रॉपर नहीं ली, 2-4 mm 5 mm छोटा ले लिया, वो फिर जैसे तैसे करके उसको मोल्ड करने की कोशिश में, वो फिर जब हम लोग कभी भी किसी भी PVC की फिटिंग्स लेते हैं, CPVC की लेते हैं, UPVC की लेते हैं, जो मान के चलो सॉकेट ही है या कोई सा भी, आप प्लेन एल्बो ले लो या तो सॉकेट्स ले लो, रेड्यूसर ले लो, उसमें एक एंड पे वो मतलब अंदर की तरफ से मार्क किया रहता है कि यहाँ तक वो पुश होगा पाइप, तो हमें कोशिश करनी रहती है कि वो वहाँ तक जाए। और क्या हम लोग जैसे पाइप ये सब सारे हमारे एडहेसिव पे होते हैं, GI कॉपर वगैरह के लिए तो उसकी ब्रेजिंग है, या तो फिर GI वाले हमारे थ्रेड पे आते हैं, थ्रेड काट के उसमें बना के उसके बाद फिर उसको जोड़ते हैं। लेकिन ये जितने भी हमारे PVC हो गए, CPVC हो गए, UPVC हो गए, ये सारे हमारे एडहेसिव से जुड़ते हैं। अब एडहेसिव लगाने के लिए भी यहाँ पे तरीका है, आप उसके सरफेस को थोड़ा सा रफ करो, उसके बाद जो फिटिंग हमें लगानी है उसके इंटरनल सरफेस को भी रफ करो, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन लगा के उसको कंप्लीट पैक कर दिए, थोड़ा सा प्रेशर लगा के कि हाँ अब ये सूखेगा। सूखने के लिए भी उसको थोड़ा टाइम दीजिए, फिर जाके उसकी टेस्टिंग टूस्टिंग जो कुछ भी लेनी है या कुछ भी फिटिंग्स हमें लगानी है वो हम लोग करते हैं। एक्सपोज्ड में भी हमारा इसको CPVC को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं आती। आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि जो हमारे CPVC के पाइपलाइंस हैं वो हम लोग फायर फाइटिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। पहले जब फायर फाइटिंग में, पहले क्या अभी भी इन जनरल ये प्रैक्टिस है, हम लोग फायर फाइटिंग में ज़्यादातर MS के पाइप यूज़ करते हैं, C क्लास, कम से कम उसकी 5 mm 4.5 से 5 mm की थिकनेस रहनी चाहिए, उससे कम का पाइप यूज़ नहीं करते। तो मान के चलो इसकी शेड्यूलिंग भी उतनी रहती है, प्रेशर ये उतना झेल सकते हैं। अभी कोई भी अगर CPVC की पाइप है उसकी प्रेशर कितनी रहेगी ये मैं बताता हूँ आपको। ठंड के कोल्ड टेम्परेचर में प्रेशर रेंज उसका अलग आता है, हॉट कंडीशन में, हॉट वाटर सप्लाई में प्रेशर रेंज अलग आता है।
हाँ, अब जैसे CPVC के लिए प्रेशर रेटिंग वो बोलते हैं 400 psi एट रूम टेम्परेचर 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 to 200 psi एट हॉट वाटर लाइक 140 to 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनके प्रेशर, अब हमें उस फायर फाइटिंग वाले लाइन में तो हॉट वाटर लेके जाना नहीं, वहाँ ठंडा पानी आराम से ये यूज़ कर सकते हैं, ईजी टू इंस्टॉल है। ये देखिए कुछ ये छोटे 2 इमेजेस हैं। ये इन्होंने ग्रूव्स बनाए, उसके बाद अंदर में सारे ये सब जो ये सॉकेट लगे हुए हैं, ये 45 डिग्री बेंड लगा हुआ है, ये 90 डिग्री बेंड लगा हुआ है। तो ये मेजरमेंट लेके उसको पंक्च करके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे येलो येलो इसके कलर दिख रहे होंगे आपको हल्का हल्का, ये सॉल्वेंट के कलर है। वो जो सोल्यूशन उसमें हम लोगों ने चिपकाने के लिए लगाया है वो उसके कलर है। उसके बाद इसको इस तरह से क्लैंप कर करके इन्होंने कंप्लीट इंस्टॉल किया है। अब इस पे चिकन मैश लगाएंगे, उसके बाद फिर इसकी ढलाई कर देंगे, प्लास्टर हो जाएगी। ये इसमें एक क्वेश्चन है, 245 लगाए हैं इसकी जगह 90 लगाते थे फ्लो के लिए। ये जॉइंट तो डबल हो रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे एक बात सोचो, ये वाला जो ड्रॉप है और ये वाला ड्रॉप है, ये उसको कर्व मिल रहा है, आप यहाँ 90 डिग्री दे रहे हैं, जॉइंट तो ज़्यादा हो रहे हैं। जॉइंट होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लीकेज के चांसेस बढ़ेंगे। आपके पास ऑप्शन भी तो दूसरा कुछ रहना चाहिए। अब नहीं है ऑप्शन, वो क्या करेगा? अब आप एक तो कोशिश करनी चाहिए पाइपलाइंस में हमें कि कम से कम बेंड का हम लोग यूज़ करें, प्रेशर ड्रॉप उसमें ज़्यादा आएगा। बेंड कम यूज़ करेंगे, प्रेशर ड्रॉप हमारी अच्छी मतलब प्रेशर अच्छी रहेगी पाइपलाइंस में। हम लोग बेंड ज़्यादा यूज़ कर दे रहे हैं, वो फिर मतलब बैड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस में चले जा सकते हैं। ये जितना इसको हम लोग अच्छा एक कर्व दे पाए, अगर ये 45 डिग्री के जो 2 बेंड इन्होंने लगाए हैं, इसके जगह अगर हमें एक डायरेक्ट कर्व वाला बेंड मिले वो ज़्यादा बेटर है। वो हम लोग और अभी देखो ये जैसे ये पीछे से लेके गया है, अभी हम लोग इस जगह पे क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं, वो एक मतलब हल्का यू शेप में आता है इस टाइप का, वो अंदर से चला जाता है, इधर से एक पाइप जुड़ जाएगी, इधर से एक पाइप जुड़ जाएगी। ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेंड्स। ये नीचे वाले में भी देखिए उन्होंने डेड प्लग्स वगैरह सारे लगाए हुए हैं, झिरियाँ मारी हुई हैं, इस हिसाब से करके इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है पाइपलाइंस को। अब जब हम लोगों ने सारे पाइपलाइंस इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद आती है बात उसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है पाइपलाइंस के मामले में, क्योंकि अगर हम लोग पाइप को टेस्ट नहीं करते हैं, बाद में वो फिर सिपे जाएगा और वो फिर सीपेज फिर दिखेगा, और ये फिर एक सरदर्दी वाली बात हो जाती है कि फिर पाइप को निकाल लो, फिर से उसको ठीक करो, फिर से उसको रीइंस्टॉल करो, फिर से उसको रीटेस्ट करो। हाँ पहले टाइलें, हाँ काम अपने बढ़ जाता है ना। टाइल बहुत सारा अगर फिनिश हो चुका है तब तो फिर बहुत बड़ी सरदर्दी है। अरे बाप। So testing is a very important part of installation. CPVC pipelines are tested by filling the whole line with pressurized water and making it hold for 24 hours. Pressure drop is recorded. As per the pressure drop, we decide whether the pipeline is leak proof or not. अब इसकी जो टेस्टिंग आती है वो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मैनुअल पंप आते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप आते हैं, उससे हम लोगों ने पाइपलाइन में पानी डाला, उसको प्रेशराइज किया, उसके जितने भी एयर हैं अंदर में पाइप पे फंसे हुए वो निकालने हैं, तब जाके उसकी टेस्टिंग होगी। और वो फिर एक प्रेशर गेज हम लोग लगा देते हैं उसके साइड पे, कि वो नोट हम लोग करते रहेंगे कि हाँ 3 घंटे के बाद हम लोग एक बार चले गए, उसको देख लिया कि कोई प्रेशर ड्रॉप है क्या, फिर 3 घंटे के बाद फिर एक बार चले गए कि उसमें कोई प्रेशर ड्रॉप है क्या। वो माइनर अगर है उतना चलता है, मतलब 24 घंटे में अगर 0.5 kg तक ड्रॉप किया है, कोई दिक्कत नहीं है।
उससे ज़्यादा अगर हुआ है, वो अगर 1-1.5 kg कम हो गया, हम लोग मान के चलो हमारा एक्चुअली जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो हमेशा 1.5 टाइम्स करते हैं अंडर 10 kg। 10 kg से ऊपर जैसे जाएगा वो फिर 2 गुने पे चला जाएगा। तो अगर हम लोगों का रनिंग प्रेशर है मान के चलिए 4 kg पर cm², तो उसे हम लोग 1.5 गुना मतलब 6-6.5 kg पे टेस्ट करेंगे। अब हम लोगों का जैसे ये फायर फाइटिंग की लाइन में 7.5-8 kg का प्रेशर रहता है, तो वो 1.5 गुने पे जाएगा। 1.5 गुना मतलब 8-4 12 kg, 12-13 kg पे हम उसको टेस्ट करते हैं। और ये होल्डिंग वाला जो है 24 आवर्स, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 24 आवर्स देना ही है। आप 6 घंटे 12 घंटे जिस हिसाब से आप उसको देख सकते हो, जितने की आपको लगता है कि नहीं इतना देर तक हमें चलाना है, उतने देर तक हम उस चीज़ को, पानी को, प्रेशर को होल्ड करके रखेंगे। उसके बीच में अगर प्रेशर गेज में कहीं कोई ड्रॉप आ रही है फिर से री इंस्पेक्ट करेंगे, फॉल्ट मिला उसको ठीक करेंगे, फिर से उसको प्रेशर टेस्टिंग में डालेंगे। ये नहीं कि फॉल्ट मिला ठीक कर दिया फिर प्रेशर टेस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, प्रेशर टेस्टिंग फिर से देने की ज़रूरत है। ये आपका आ गया, ये जो हम लोगों का है मैनुअल पंप है। ये देखिए इस हिसाब से इन्होंने, ये हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये तो इन्होंने इसमें लगा रखा है। हम लोग पाइपलाइंस में भी एक इंस्टॉल करके रखते हैं देखने के लिए कि हाँ, ये तो अभी जैसे इधर से खोल के चला गया, आप कैसे फिर देखेंगे उसको। तो एक पाइपलाइन में हम लोग इंस्टॉल करवा देते हैं छोटा प्रेशर गेज, कि जब भी आप इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे 2-3 घंटे के बाद आए, एक बार देखा कि हाँ कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है, ठीक है, फिर से आए। अब ये आपको बार बार सेटअप लगाना पड़ेगा, और ये जब सेटअप आप लगाओगे उस टाइम में प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा। आप कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, उसमें तो कुछ इधर उधर हुआ फिर वो दिखने लगेगा, वो एक्यूरेट फिर आपको नहीं मिलेगा। ये आ गए हमारे मैनुअल टाइप में। ऐसे ही सेम हमारे पंप्स रहते हैं इलेक्ट्रिकल, वो उसको मैनुअली कुछ करना नहीं है, बस आप सप्लाई दो वो हो जाएगा। अब टूल्स रिक्वायर्ड, जब हम इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम हम लोगों को पाइप कटर, हैक्सॉ ब्लेड, कटिंग व्हील, हैंड ग्राइंडर सेट से भी लोग काटते हैं, वो अपने पे है। तो पाइप कटर एक चाहिए, या तो हैक्सॉ ब्लेड उसको दे दीजिए। ये मेटल नहीं है कि इसको ग्राइंडिंग कटिंग व्हील से काटना ही है, ये आराम से कट जाता है। सैंड पेपर आपको चाहिए। सैंड पेपर जब हम लोग पाइप को, पीवीसी पाइप को या सीपीवीसी, यूपीवीसी, कोई सा भी पीवीसी पाइप को काट रहे हैं, तो जब काटते हैं तो उसके एंड पे बारीक सी एकदम डस्ट जमा हो जाते हैं, उस चीज़ को हम लोगों को साफ़ कर लेना चाहिए। तो उसके लिए सैंड पेपर है। सैंड पेपर आपके दोनों काम में आएंगे, उसको रफनेस देने के लिए भी चाहिए सैंड पेपर, और ये उसकी सफाई के लिए भी आपको चाहिए रहती है। मेजरमेंट टेप तो ऑब्वियस है आपको चाहिए, तभी आप मेजरमेंट लेके पाइप साइजेस काट पाओगे। अगर सही साइज नहीं ले रहे हैं फिर वो एक लीक का प्रॉब्लम बनता है, आप प्रॉपर उसकी फिटिंग्स जॉइंट नहीं कर पाओगे, फिर वहाँ से वो लीक करेगा। चिपिंग मशीन चाहिए आपको, ग्रूव्स बनाने हैं वॉल वगैरह में, तो उसके लिए आपको चिपिंग मशीन चाहिए, नहीं तो फिर वही देसी तरीका है छैनी हथौड़ी। लेकिन छैनी हथौड़ी कभी भी प्रिफर ना करें, क्योंकि उससे वॉल की स्ट्रेंथ ख़राब होती है। कोशिश करें अगर हम मशीन ही यूज़ कर सकते हैं तो मशीन यूज़ करेंगे। टेस्टिंग पंप्स आ गए। टेस्टिंग पंप्स भी अपने दो तरह के मैंने बताया, एक तो आपके मैनुअल हो जाते हैं हाथ से उसको प्रेशर देने वाला, और दूसरा आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सेट। प्रेशर गेजेस आपको लगेंगे जो हम लोग अपने पाइपलाइंस में इंस्टॉल करके रखते हैं, वो इंस्पेक्शन के लिए। कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइंस और पाइप फिटिंग्स, यूज़ ऑफ लो क्वालिटी सोल्यूशन। जो मान के चलिए अगर एस्ट्रॉल बोलता है कि मुझे एस्ट्रॉल का ही सोल्यूशन यूज़ करवा के पाइप अपनी लगानी है, बेटर है कि वो यूज़ करें।
उनके अपने ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इन लोगों का कि ये लोग अपना ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान रहे हो, दिक्कत आ रही है, आपको प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है जैसा आपको चाहिए, गो विद द ब्रांड। आप सुप्रीम का ले रहे हो, सुप्रीम अपना सोल्यूशन भी निकालती है। आप एस्ट्रॉल का ले रहे हो, एस्ट्रॉल भी अपना सोल्यूशन निकालती है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बी केयरफुल वाइल इंस्टॉलिंग हुक्स एंड क्लैम्प्स। कभी भी हुक्स लगा रहे हैं, वो हथौड़ी मारा, हथौड़ी स्लिप करके पाइप पे चली गई, पाइप फट जाएगा। पीवीसी का या पीवीसी का किसी का भी ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं। आप अगर उसको अगर लग गया वो तो फिर फटेगा, और वो फिर वहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ हेयर लाइन क्रैक्स मिलेंगे आपको, और वहाँ से वो फिर सीपेज करता रहेगा। जब आप प्रेशर टेस्टिंग डालोगे तब जाके उधर से आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्रैक हुआ है। तो हुक्स क्लैंप्स लगाने के टाइम पे केयरफुल होना चाहिए हम लोगों को। प्रॉपर प्रेसिंग वाइल जॉइंटिंग द पाइप्स विद सॉकेट्स एल्बोज। जब भी हम लोग कभी भी जॉइंट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट प्रेस करना है। मैं जैसे बता रहा था कि आप अगर सॉकेट यूज़ कर रहे हो या एल्बो यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर प्लेन वाले में अंदर में ग्रूव्स बने रहते हैं। गया हाँ, तो जब भी हाँ सॉकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं या एल्बोज यूज़ करते हैं, उसके अंदर में एक एंड पॉइंट का ग्रूव बना रहता है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम उस तक पहुँचे। ये नहीं कि पहले ही अगर हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं, वो दिक्कत है, वो नहीं करनी चाहिए, वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। यूजिंग टू मेनी एल्बोज। पाइपलाइंस हम लोग कहीं भी लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एल्बो यूज़ कर दिया, डिज़ाइन बना दिया, वो नहीं चाहिए। वो आपके प्रेशर ड्रॉप हैं। आप जितना ज़्यादा, और एक चीज़ है, रितेश सर बता रहे थे वो चीज़, जितना ज़्यादा जॉइंट यूज़ करेंगे वो लीकेजेस के पॉइंट बनते हैं आपके पास। लेकिन सोल्यूशन अगर ऑप्शन है, गो फॉर लो जॉइंटिंग सिस्टम। अगर ऑप्शन नहीं है फिर तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। एल्बोज के साथ भी ऐसे ही है, आप कम से कम एल्बोज का यूज़ करें, और 90 डिग्रीज वाले तो खास करके जितने कम हो सके। 45 तो फिर भी थोड़ा झेल लेता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग मिस्टेक बोले या वो ब्लंडर है, टेस्टिंग ना करना। अगर पाइपलाइंस की हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बस देख लिया कि हाँ इसमें तो सोल्यूशन लगाया था, क्या ही लीक करेगा, नहीं, डाउट कीजिए उसको कि ये लीक करेगा, और हमें लीक नहीं चाहिए। आज ये जो अभी हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये आज नहीं पता चलेगा, कल नहीं पता चलेगा, 6 महीने के बाद नहीं पता चलेगा, लेकिन एक दिन पता चलेगा। और उस टाइम फिर हम लोग ढूंढते फिरते रहते हैं कि हाँ भाई किधर से सीपेज हो रही है, नीचे से तो अब पाइप। दिक्कत क्या आ जाती है, हम लोग कंफ्यूज कैसे कर जाते हैं। मान के चलिए 2 पाइपलाइनें हमारी नीचे से चली गई, ठीक है। अब नीचे से भी अर्थ से भी अगर सीपेज ले रहा है, वो हम लोगों ने फ्लैट्स में नीचे प्रोटेक्शन नहीं दिया, वो नीचे से पानी ऊपर रेज हो रहा है, तो हम लोग दोनों पे डाउट करने लगते हैं कि या तो प्लम्बिंग भी ख़राब हो सकता है या तो सिविल का भी फॉल्ट हो सकता है। तो कम से कम एक तरफ तो श्योर रहें कि हाँ ये चीज़ हमारी ख़राब नहीं होगी। आप ग्राउंड वाटर को आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचर है, कहीं ना कहीं से वो जगह ले सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन ले सकते हैं, उसमें प्रोटेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप श्योर शॉट हो सकते हो कि हाँ ये हमें टेस्टिंग चाहिए ही, और एकदम उसमें फिर दोबारा हमें नहीं देखना। फिर लीकेजेस आएंगी, वो कहाँ से आएगी, जब हमारे फिटिंग्स लग रहे हैं, एंगल कॉक्स लग रहे हैं, या कोई सा भी फॉसेट लगा रहे हैं, वो थ्रेड से फिर लीकेज आएंगी। हमारे पाइपलाइंस में सॉकेट्स में या एल्बोज से, वहाँ से लीकेजेस नहीं आएंगी। और ये थ्रेड के लीकेज को ठीक करना आसान है।
सॉकेट्स या एल्बोज के लीकेजेस को ठीक करने के मुकाबले। उसके लिए फिर लंबा प्रोसेस है, टाइल लगा दिया, टाइल तोड़ो, मार्बल लगा दिया, मार्बल तोड़ो, चिपिंग करो, ढूंढ के निकालो। अब क्या है कि यहीं पे आपका पाइपलाइन रहेगा, वो भी डाउट है। आप इसको ढूंढने के चक्कर में यहाँ से यहाँ तक हम खोद देंगे, वो भी एक बड़ी समस्या रहती है कि हम लोग, अब पाइप अंदर चली गई, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ यहीं पे, अनटिल एंड अनलेस वो कंप्लीट मेजरमेंट लेके किया होगा कि हाँ वहाँ से हमें इतना ही दूर। तो हम लोग कभी भी इंस्टॉलेशन के दौरान पाइपलाइंस की लेंथ या मेजरमेंट कम लेते हैं, जो फिटिंग आएगी हमारी कि हाँ इस जगह पे हमारा वॉश बेसिन बैठेगा, इस जगह पे हमारा कोमोड लगेगा, इस जगह पे हमारा मिक्सर शावर है, तो हम लोग उसकी डिस्टेंस लेते हैं। वो तो पाइपलाइन कहीं से भी लेके आ गया, तो आप उससे श्योर हो जाओगे। लेकिन उसके जो पाथ हैं वो फिर उसी के लिए बेहतर है कि टेस्टिंग करें। अभी हम लोग इसका मिडोज में टेस्टिंग शुरू करवाया है तो एक थोड़ा सा मतलब बाद में रिलैक्स आदमी रहेगा कि हाँ भाई जब फिटिंग्स हम लोगों ने लगाई है तो ये कम से कम सिस्टम लीक नहीं कर रहा। एनी क्वेश्चंस? जैसे मान लो सीपेज आ रही थी दीवार में, हैंडओवर फ्लैट था वो, उसमें जैसे अपना पॉइंट कहीं थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, उसमें ना जैसे सॉकेट आपस में कनेक्ट करने थे, मान लीजिए वो 1 फीट की जगह थी, उसमें CPVC पाइप आपस में कनेक्ट करते हैं दोनों, बीच में से लीकेज दिखा दिया उसको, तो वो नहीं हो पा रहे थे। अगर उसको बेंड करते पाइप को तो हमें और 2 फीट स्पेस ज़्यादा देना पड़ता है। बराबर। ये कह रहे थे कि हमारा उस चीज में कनेक्ट हो जाए, तो अब जैसे 531 में कनेक्ट किया गया, यूनियन लगा के 30 में हम लोगों ने किया है। हाँ यूनियन लगा के किया है। वो यूनियन लगाना उस पर बैठ रहे हैं, मतलब सही है या लगाना चाहिए? वो नहीं, वो सर उसमें जो 530 वाले में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस की थी वही था इशू कि एक बार तो हम लोगों ने लगाया बिना यूनियन के, वो फिर से लीक कर गई। उसका रीज़न ये वाला था कि ये हाँ वो प्रॉपर प्रेस नहीं हो रहा। दूसरा फिर हम लोगों ने क्या किया कि बीच में से उसको काट के और यूनियन जोड़ दिए, कंप्लीट उसमें जगह आपको मिल रहा है, आपको ताकत मिल रहा है, आप उसको प्रेस कर ले रहे हो। यूनियन लगाना एक सोल्यूशन है, ये कोई हाँ नहीं, आप यूनियन यूज़ कर सकते हो। हाँ उसमें बेसिकली हम लोग यूनियंस यूज़ करते हैं कोई भी इक्विपमेंट के साथ। अगर कोई इक्विपमेंट है जैसे कि मोटर है, नहीं यूनियन का ही होता है, कई बार लीकेज अंदर मतलब हाँ वो गैस्केट लीक करेगा, वो गैस्केट आप चेंज कीजिए फिर से वो लीक प्रूफ होगा। अब जो सॉकेट लगेगा वो ना ज़्यादा मतलब नहीं लीक करेगा। हाँ यूनियन का चांस भी हो जाता है। हाँ यूनियन के चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ तो करोगे। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है। अब पाइपलाइन के बीच में हम लोग यूनियन जोड़ दे रहे हैं, वो नहीं है। यूनियन का मेन मुद्दा, जब यूनियन को लाया गया मार्केट में, उसका सीधा एक ही कंसेप्ट था कि हम लोग ऐसे जगह पे उसको लगाएंगे जहाँ दिक्कतें आ रही है। कि हमें इक्विपमेंट, मान के चलिए मोटर हम लोगों ने लगाया, उसके सप्लाई में और डिस्चार्ज और सप्लाई, सॉरी डिस्चार्ज और सक्शन, ये दोनों में हम लोग यूनियन डालते हैं। यूनियन डालने का एक ही रीज़न रहता है, कल अगर हमें मोटर ख़राब हो गई, हमें रिपेयर के लिए लेके जाना रहे, मेंटेनेंस करनी रहे उसको, आप फटाक से यूनियन दोनों तरफ के खोलोगे, पूरी की पूरी मोटर चक लोगे, उसके बाद फिर उसको रिपेयर जो भी कराना है आप करा के फिर से लाया, वो यूनियन में कस दिया, उसको ईजी है। अब वो चीज़ मान के चलो थ्रेड वाली लगाए हुए हैं कोई चीज़ हम लोग, या तो जस्ट प्रेस करके उसको फिक्स कर दिया, फिर हमें काटना पड़ेगा, फिर से हमें वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, अब प्रॉब्लम आएगी वो। और ये यूनियन वाला सोल्यूशन क्या है कि आप जितने बार भी उसको यूज़ कर सकते हैं। यूनियन में एक समस्या आती है, उसके गैस्केट लीक करते हैं, वो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक्सपोज्ड है सिस्टम, आप उसमें गैस्केट फिर से पा दो, यूज़ करो, चलेगा। हाँ ये चलेगा, क्या कर सकते थे उसमें। एक हमारे कॉमन मिस्टेक हमारे और भी करते हैं, और हमारा ये प्रॉब्लम भी आती है हमारे को, यहाँ भी आ रही है। मैंने पंप नहीं लगाया,
और खाली टैंकी से नीचे फर्स्ट फ्लोर पे टैंकी है और फर्स्ट फ्लोर में प्रेशर नहीं आता, उसका कारण उसको सही कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारी टैंक है और फर्स्ट फ्लोर पे ही हमें, हाँ, मान लो ये हमारी छत है, ये मेरा टैप लगा हुआ है, साथ प्रेशर मेंटेन करने के लिए वेसल टैंक हम लोग यूज़ करते हैं कहीं भी सिस्टम पे कि हाँ हमारा थ्रू आउट प्रेशर एक मिले। एयर वेसल आता है उसके लिए, प्रेशराइजेशन के लिए। कंपनी यूज करते हैं। ग्रेविटी है, ग्रेविटी, हाँ जो ग्रेविटी है अपना। अगर ये टर्न ज़्यादा होंगे नहीं, तो स्लो से आएगा, अगर बिल्कुल सीधा आएगा पाइप तो प्रेशर से आएगा। हाँ, ये होगा। हाँ। और एक ये एयर वेसल वाला ही कंसेप्ट हम लोग इस पे लगाते हैं। एक मैंने रील देखा हुआ था उस चीज़ का कि उन्होंने बॉटल लगाई है उसी जगह पे और ये उसको भरेगा पहले, उसके बाद फिर पूरे में फ्लो करेगा। या इसका क्या फिर आपको कुछ सॉल्यूशन इसका है ध्यान? हम यहाँ अभी भी गलती कर रहे हैं, वो इसका क्या होता है, पाइपलाइन को रिड्यूस करना। हाँ वो, ठीक है जी। हाँ जहाँ हमारा टैंक है, मेन टैंक है, वो टैंक जो है एरिया के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। वो आपको शक, हाँ हाँ वो कैलकुलेशन होती है पानी के वेट के हिसाब से। अगर हमने आधा इंच का सारी सर्विस देनी है, हमने टैप आधा इंच की लगा रहे हैं, तो 1.25 इंच की जो पाइप होती है वो 1.25 इंच की पाइप ऊपर से टैंक से आएगी। हाँ। हमारी सर्विस है वहां से रिड्यूस होकर आधा इंच की रह जाएगी, ताकि पानी के वजन से ही उसका प्रेशर बने। और हम यहाँ अभी भी नहीं कर रहे, जो कि करना चाहिए। लाइन रिड्यूस हमेशा करने लाइन रिड्यूस बिल्कुल। जैसे हम टैप खोलते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, तो हवा आने का कारण यही है कि हम वो पाइप रिड्यूस नहीं करते। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग बहुत सारे लाइन पे एयर वेंट्स यूज़ नहीं करते। एयर रिलीफ वाल्व आते हैं अपने पाइपलाइंस पे कि अंदर जो कुछ भी एयर फंसा हुआ है वो पंक्चर होके निकले, वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या था, क्या एक छोटा सा एयर रिलीफ वाल्व आता है, वो मान के चलो आपके पाइपलाइंस पे वो हम लोग लगाते हैं। वो क्या है कि कभी कभी आप देखोगे कि पानी इससे पाइप से पानी ही नहीं आ रहा, बोलते ना एयर ट्रैप हो गया है। किस जगह लगेगा, कहाँ पे? तो पाइपलाइंस पे हम लोग डालते हैं उसको, टॉप पे लगाते हैं उसको। जो सप्लाई आई, जो डिस्चार्ज होएगा हाँ। से, जैसे एक हम लोग यहाँ पे क्या अभी सिंपल कर दे रहे हैं, पाइप उसको छोड़ के पाइप छोड़ देते हैं, हो गया उतने में खेल खत्म। दोबारा टैंकिंग किया, हाँ। वही लगेगा। अब मैं आंसर करना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਫੌਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ 에ਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, फिर एयर दी कदे जिंदगी दे विच प्रॉब्लम है। रिड्यूस का तो उसमें होगा ना, वो प्रेशर का होगा। आपकी हाई राइज बिल्डिंग नहीं तो उसमें हवा दी गल कर रहे हैं ना, हवा दी जेडी गल है वो सारे नालों डाउन वाली जेडी टैप होंदी है ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ लगता ਜਿਹੜਾ रिड्यूस करके भी लेके आओगे ना ਤਾਂ भी हवा दी जेडी आप क्या करें, 2 ही मंजिल की बिल्डिंग है 2 मंजिल की बिल्डिंग है, हाँ, उसमें 2000 लीटर की टंकी रखी हुई है किसी ने, और अंदर आपका 20 mm का पाइप चल रहा है, तो बाहर आप कह रहे हैं 25 mm का या 40 mm का लगेगा, आउटलेट आपका पूरा 40 का वर्टिकल हेडर उसका अलग साइज आएगा, ब्रांचेस उसके अलग हो जाएंगे। स्टैंड जाएगा ना, हाँ वो मतलब स्टैंड जो है जाएगा वो आपका ओवर साइज जाएगा, मतलब उसमें वाटर की कम डिस्चार्ज ज्यादा आएगा, क्योंकि उस पानी अपने वेट के हिसाब से प्रेशर बनाता है। हाँ, वो तो जितना पानी का वेट ज्यादा डलेगा पाइप में उतना ही प्रेशर ज्यादा है। लेकिन अगर हम 2 मंजिल की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हाँ 2 मंजिल में भी जरूरी है, ये 1 मंजिल में भी जरूरी है, रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। नहीं, जैसे हम घरों में क्या करते थे, घरों में हम अपने घर देते आधा इंच का पाइप सप्लाई से लेके सीधा, हाँ वो प्रैक्टिस गलत है वो बिल्कुल।
आप हेडर हमेशा ज़्यादा रखेंगे। फीडिंग होती है ना, उनमें तो ज्यादातर डिजाइन होके आते हैं, जैसे मान लो 14 वो इसीलिए डिजाइन होता है। उसमें क्या है, सबसे ऊपर आप करेगा 2 इंच का। अगर उसमें भी होता है कि आपके जो ऊपर टॉप 3 फ्लोर है या कोई भी हाई राइज जितना होगा उसके डबल वो आउटलेट आते हैं, एक आउटलेट अलग रहेगा, 1/3 होता है डबल। अब गुरुरत्न जी ने जैसे कहा कि हम लोग रिड्यूस करके लेते आ रहे हैं, ठीक। अभी हाई राइज में एक और सिस्टम हम लोग लगाने, अब मान के चलो वो हम लोगों ने सिस्टम किया, ग्राउंड फ्लोर वाले को तो बहुत भयंकर प्रेशर मिलेगा, तो PRV ठीक है। अब हम लोग उसमें बीच में PRV के सिस्टम्स लगाने, वो क्या है कि हमें इतना ही प्रेशर, एक्चुअली पानी ज़्यादा देना हमारा काम नहीं है, पानी का कंजम्पशन कम से कम हो, ये हम लोगों का ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, इसमें हर एक आदमी कितना पानी यूज़ करता है वो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। आप अगर STP का पानी यूज़ कर रहे हैं तो एक पर्सन को 135 लीटर ही पानी एक दिन के लिए अलॉट किया जाता है। 135 लीटर में आपको जो करना है आप कर लो, उससे अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वो गलत बात है। वो तो डिपेंड करता है ना आपका रेजिडेंशियल एरिया कैसा है। नहीं वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। 135 फ्लैश वाटर 750 लीटर है, 135 लीटर 220 लीटर आता है। आप पोर्स एरिया में चल जाओ, वहाँ पानी ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पानी ज़्यादा यूज होता है। CG क्या है, अगर आपकी कहीं भी कोई भी डिजाइन होती है, कोई भी पाइप डिजाइन हो रही है, कोई भी डिजाइन हो रहा है, वो उस चीज को देख ही कंजम्पशन की जाती है। आप अगर आपका अगर आप IS कोड की बात कर रहे हैं, IS कोड में पढ़ लो 135 है, आगे आता है जो भी हाँ ठीक है, 135 तो मिनिमम है कि एक पर्सन के लिए वो है लो एरिया के लो लिए। एरिया वो जो हायर एरिया के लिए 260 और 270 लीटर है पर कैपिटा, जो हम पोर्स एरिया में हाँ एक दिन में उतना वो यूज़ कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मान के चलो अगर 200, 750 लीटर, ठीक है, अगर मान के चलो वो 200 लीटर ही है, 200 लीटर, लेकिन लोगों को तो वैसा आदत नहीं है ना। वो क्या है कि हाँ पानी हमें मिले जा रहा है तो हम उड़ाए जा रहे हैं, वो उस चक्कर में आप उसको दो ही नहीं ना, वो उड़ाएगा कहाँ से? कम उसको मिलेगा तो वो बचा बचा के चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। क्योंकि पानी है नेचुरल रिसोर्स, जितना उसका उस पर अधिकार है उतना हमारा भी उस पर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में ज़्यादा पानी मिल रहा है तो पंजाब ज़्यादा पानी यूज़ कर लेंगे, झारखंड में कम पानी मिल रहा है तो हम कम यूज़ करेंगे, नहीं। जितना आपका है उतना हमारा है। उस रिसोर्स के लिए किसी ने पे नहीं किया है, ना हमने किया ना वो पॉश इलाके वाले ने किया। तो उस चक्कर में CGWA ने अपना नॉर्म्स तैयार किया हुआ है कि इतना से इतना आप, हम लोग जैसे फ्लश लाइन STP की हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लश लाइन इसमें डालनी चाहिए। STP का जो ट्रीटेड वाटर है वो हमारे फ्लशिंग सिस्टम में जाना चाहिए, यूरिनल्स में चले गए, उसके बाद हमारे इसके गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा जो इसके लिए है क्या बोलते हैं कमोड वगैरह फ्लश करना है, उसमें हम लोग STP का पानी यूज़ करते हैं, वो रीयूज़ हो रहा है। वो चीज़ इसीलिए बनाया गया कि आप वेस्ट हम लोग पानी का नहीं करें। दिन प्रतिदिन आप डे ज़ीरो के तरफ जा रहे हैं थ्रू आउट ग्लोब। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये समस्याएं हैं। आप दिल्ली चले जाओ, गर्मियों के टाइम पे भयंकर मारामारी रहती है पानी के लिए। चंडीगढ़ का मुझे पता नहीं। आप जमशेदपुर चले जाओ, जमशेदपुर में गर्मी आई नहीं कि टैंकर आपके सोसाइटीज़ में जाने शुरू हो गए। वो क्या हो रहा है? उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट है या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। फरीदाबाद, पंचकुला तो भरपूर पानी है उधर। हाँ, अब फरीदाबाद आप चले जाओ, बेंगलुरु में 2010 में गया था, उस टाइम वहाँ पे 1500 फुट के बोर मारते थे लोग। 1500 फुट समझ रहे कितने मीटर चला गया वो तो 500 मीटर के आसपास, 5 या 15 मिनिमम, अगर 3 फुट की पकड़े तो 500 मीटर तक वो बोर किया हुआ है। मतलब यहाँ से हम लोग साइट गेट नंबर 3 पे चले जाएंगे, उतना दूर तो उन्होंने बोरिंग की हुई है। और बोरिंग करने के बाद उसका पानी कैसा आता है? खारा एकदम, वो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। आप फरीदाबाद हो गए, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, किसी के भी नलों में देखना स्केल्स भरपूर बैठे रहते हैं। वो स्केल कहाँ से आ रहे हैं? पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो TDS लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, ख़राब है।
वही चीज़ स्केल टैंक्स के अंदर आप देखोगे स्केल्स बन जा रहे हैं, स्केल्स बन रहे हैं, वो सही चीज़ नहीं है। वाटर सॉफ्टनर हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये सब सारे चीज़ बनाए गए वाटर प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको यहाँ भी विला में भी हमें कंप्लेंट आती है, ये हमारी टूटियों में प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है। वो कारण वही है कि हमने जो मेन लाइन जो है, स्टैंड जो है, हमने रिड्यूस नहीं किया, वो डिजाइन नहीं करवाया, कैलकुलेशन करके उसकी डिजाइन हो सकता था, उसका प्रेशर जो है मेंटेन हो सकता था। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है सर, कितना झेल सकते हैं क्या CPVC का? ये 93 तक जाता है। जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो कहीं वहाँ भी कोल्ड वेदर में तो तुम्हारा ऐसे ही पानी अंदर जम जाएगा, पानी जम जाएगा ना। अगर हीटर ये गीज़र वगैरह है उसके लिए आप CPVC यूज़ करते हैं, आप उसका ठंडा वाला UPVC यूज़ कर लो, CPVC गर्म के लिए रख दो, वो चलेगा बढ़िया। ठंडे के लिए तो पंगा नहीं है, ठंडे में तो आप कुछ भी GI है कोई सा भी यूज़ कर लो। गर्म के लिए इसकी टेम्परेचर अच्छी रहती है। और GI भी यूज़ करते हैं, पुराने टाइम्स में आप देखते होंगे GI यूज़ करते थे। बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है उसमें तो जम जाता है। हाँ जमेगा, फटेगा, तो इसमें भी जमेगा तो इसमें भी, ऐसा नहीं होगा कि इसमें नहीं जमेगा, जमेगा इसमें भी। इनफैक्ट GI तो आपका झेल ले रहा है, ये जब जमेगा ये फट जाएगा, क्योंकि आइस जब बनेगी वो एक्सपैंड करेगी GI के मुकाबले इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है ना, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कम है। उसको तो सर पे मार दोगे आदमी ख़त्म हो जाए, इससे कुछ मारोगे तो आदमी बच जाएगा।